की स्टार्टिंग में एक लड़का जो नदी में पड़ा होता है उसे दिखाया जाता है। उसका नाम काई है, जो कि आधा जापानी और आधा इंग्लिश है। उसे वहां पर पड़ा देख उस राज्य के राजा असानो उसे अपने साथ आको ले जाते हैं। राजा असानो की एक बेटी है जिसका नाम मीका है और उसे काई से प्यार हो जाता है। लेकिन राजा असानो को यह पसंद नहीं है क्योंकि काई पूरा जापानी नहीं है। उसके बाद काई, जो कि अब बड़ा हो चुका है, उसे जंगल में एक जानवर के पैर का निशान दिखाई देता है और काई ओइशी, जो कि एक रोनिन है, उससे कहता है यह जानवर कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहीं जाल बिछाकर उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन ओइशी और उसके सैनिक उसकी बात नहीं सुनते और पहाड़ की तरफ उस जानवर को ढूंढने चले जाते हैं। राजा असानो भी उनके साथ ही होते हैं। जब वे सब लोग उस जानवर का पीछा कर रहे होते हैं, राजा असानो अपने घोड़े से गिर जाते हैं। उसके बाद काई उनके घोड़े पर बैठकर उस जानवर का पीछा करने लगता है। जब वह पीछा करते हुए उस जानवर के पास पहुंचता है, वह वहां पर पड़ी हुई तलवार को उठाकर उस जानवर को मार देता है। तभी वह वहां पर एक सफेद लोमड़ी को देखता है जिसकी डिफरेंट तरह की आंखें हैं। उसके बाद दूसरे राज्य के राजा कीरा को दिखाया जाता है, जो मिजुकी से पूछता है क्या राजा असानो जिंदा है। मिजुकी उसे बताती है वह अभी भी जिंदा है। मिजुकी एक जादूगरनी है जिसे काई ने जंगल में लोमड़ी के रूप में देखा था। उसके बाद मास्टर शोगुन आको जाते हैं, जो कि पूरे जापान के शहंशाह हैं। राजा असानो के दोस्त भी हैं। तभी काई वहां पर मिजुकी को देखता है और ओइशी से कहता है पिछले हफ्ते शिकार पर उसने एक लोमड़ी देखी थी, लेकिन वह समझ नहीं पाया था कि वह एक जादूगरनी है। और वह ओइशी को बताता है उसने उसे फिर यहाँ आंखों में इंसानों के रूप में देखा है। लेकिन ओइशी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अगली सुबह राजा कीरा को दिखाया जाता है, जो राजा असानो से कहता है आज की प्रतियोगिता बहुत ही मजेदार होने वाली है। उसके बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, लेकिन मिजुकी राजा असानो के योद्धा पर काला जादू कर देती है, जिससे वह होश में नहीं रहता। और यह देखकर काई उसकी पोशाक पहनकर लड़ने चला जाता है, लेकिन लड़ते वक्त उसका मुखौटा गिर जाता है। यह देखकर मास्टर शोगुन गुस्सा हो जाते हैं और उसे पीटने का आदेश देते हैं, क्योंकि वह एक रोनिन नहीं है। उसके बाद मिजुकी कीरा से कहती है यही सही टाइम है आको को जीतने का, और वह राजा असानो पे काला जादू करती है। इससे राजा असानो को लगता है कि कीरा मीका के साथ जबरदस्ती कर रहा है और राजा असानो कीरा पर हमला कर देते हैं। देखकर मास्टर शोगुन राजा असानो को मृत्युदंड दे देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं तुमने एक निहत्थे पर वार किया है। उसके बाद राजा असानो अपने हाथों अपनी जान ले लेते हैं, जैसे कि उनको सजा मिली थी। जब मास्टर शोगुन वहां से जा रहे होते हैं, वे मीका से कहते हैं उन्होंने उसकी शादी कीरा से तय कर दी है और उनके पास 1 साल है अपने पिता की मौत का आने के लिए, और साथ में कीरा को वह आको भी सौंप देते हैं। उसके बाद में वह ओइशी को राजा असानो की मौत का बदला लेने के लिए भी मना करते हैं। उसके बाद कीरा सब रोनिन्स को वहां से चले जाने के लिए कहता है और ओइशी को काल कोठरी में डाल देता है। 1 साल बाद ओइशी को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि कीरा को लगता है अब वह कुछ भी नहीं कर सकता। जब ओइशी अपने घर जाता है तो वह अपने बेटे चिकारा से पूछता है मेरे आदमी और काई कहाँ है। तो चिकारा बताता है कीरा के आदमियों ने काई को डच आइलैंड में गुलाम बनाकर बेच दिया है, और उसके बाद वह चिकारा को बाकी के रोनिन्स को इकट्ठा करने के लिए कहता है और खुद काई को ढूंढने डच आइलैंड जाता है। जब ओइशी डच आइलैंड पहुंचता है तो वह देखता है काई एक जानवर जैसे इंसान से लड़ रहा होता है। उसके बाद काई और ओइशी वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद ओइशी और काई बाकी के रोनिन से मिलते हैं। तभी ओइशी कसम खाता है कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह कीरा से अपने राजा की मौत का बदला नहीं ले लेता। अगले सीन में ओइशी काई से कहता है हमें बहुत सारी तलवारें चाहिए होंगी। तो काई कहता है हमें तलवारें सिर्फ टेंगू जंगल से ही मिल सकती हैं। इस पे ओइशी कहता है टेंगू जंगल एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन काई कहता है उसने उसे देखा है, ये वही रहस्यमय स्थान है वहां से काई बचपन में भागा था। जब काई और ओइशी टेंगू मंदिर के अंदर जा रहे होते हैं
काई ओशी से कहता है, अंदर जो भी हो, जो भी दिखाई दे, अपनी तलवार मत निकालना। और काई दूसरे रूम में टेंगू मास्टर का सामना करने चला जाता है, जिसने कभी काई को उनके लड़ने के तरीकों का परीक्षण दिया था। जब काई टेंगू मास्टर से बात कर रहा होता है तो वह कहता है उसे उसकी मदद चाहिए और कुछ तलवारें भी चाहिए। दूसरी तरफ ओइशी को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों से कह रहा होता है, मैंने तुम्हें बाहर रहने के लिए कहा था। तभी उनमें से एक आदमी अपनी तलवार निकाल लेता है। वहाँ पर मौजूद पुजारियों के साथ लड़ते लड़ते वे सब मारे जाते हैं, लेकिन ओइशी अपनी तलवार नहीं निकालता। तभी काई वहाँ आता है और ओइशी से कहता है, आप इम्तिहान में सफल रहे। उन्होंने हमें तलवारें दे दी हैं और आपके आदमी भी सुरक्षित हैं। यह सिर्फ आपका एक भ्रम था। उसके बाद वे सब लोग वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। तभी ओइशी का एक आदमी उसे बताता है, राजा कीरा आज रात अपने पुरखों के मंदिर के लिए रवाना होंगे। उसके बाद ओइशी अपने आदमियों के साथ राजा कीरा को मारने वहां पर जाता है। वे वहां पहुंचते हैं। ओइशी मिजुकी को देखता है और वह समझ जाता है ये एक जाल है। वह अपने आदमियों को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। बहुत सारे आदमी वहां पर मारे जाते हैं। जब लड़ाई खत्म होती है, मिजुकी को ओइशी की तलवार मिलती है और राजा कीरा को वह तलवार देते हुए कहती है, ओइशी और काई मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ काई और ओइशी को दिखाया जाता है, जो वास्तव में इस हमले में बच गए थे। ओइशी कहता है, मुझे तभी बदला लेना चाहिए था जब मेरे राजा असानो मारे गए थे। तभी काई कहता है, आप समुराई हैं, हम अभी भी जीत सकते हैं, क्योंकि कीरा सोचता है आप और मैं मर चुके हैं। वह हमारे लौटने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। अब सिर्फ ये 47 लोग ही बच गए हैं। उसके बाद ये लोग बैंड कलाकारों के एक ग्रुप के साथ अंदर प्रवेश कर लेते हैं। जब ये कलाकार अपना प्रदर्शन राजा कीरा को दिखा रहे होते हैं, काई और बाकी लोग कीरा के सैनिकों को चुपके से मार रहे होते हैं। जब ओइशी बाकी कलाकारों के साथ स्टेज पर नाच रहा होता है, उसे एक तीर लगता है और उसका मुखौटा नीचे गिर जाता है। ये देखकर कीरा कुछ सैनिकों और राजकुमारी मीका के साथ वहां से महल के अंदर भाग जाता है। बाकी रोनिन्स भी कीरा के सैनिकों से लड़ रहे होते हैं। तभी काई मीका को देखता है और वे दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मीका कहती है, मुझे पता था तो मुझे लेने जरूर आओगे। तभी मिजुकी वहां पर आ जाती है और वह अपने आप को जादू के सहारे ड्रैगन में बदल लेती है। दूसरी तरफ ओइशी को दिखाया जाता है, जो कि कीरा से लड़ रहा होता है। ओइशी कीरा को पकड़ करके उससे कहता है, अब देखो मेरे राजा में कितनी हिम्मत थी, और उसके पेट पे चाकू से वार करता है। दूसरी तरफ काई की मिजुकी से लड़ते हुए तलवार नीचे गिर जाती है और तभी मिजुकी ड्रैगन के रूप में मीका पर हमला करने के लिए बढ़ती है। तभी काई टेंगू मास्टर की सिखाई हुई विद्या का उपयोग करके मिजुकी पे हमला करता है और वह तड़पते हुए नीचे गिर जाती है और वापिस से इंसान के रूप में आकर दम तोड़ देती है। उधर दूसरी तरफ ओइशी कीरा का सर काटकर बाहर ले जाता है और कहता है, राजा असानो अमर रहे। यह देखकर कीरा के सैनिक अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और हार मान लेते हैं। इसके बाद मास्टर शोगुन को दिखाया जाता है। वो ओइशी से कहता है, मैंने तुम्हें आदेश दिया था, तुम बदला नहीं लोगे। तभी ओइशी कहता है, मुझे माफ करना आका, लेकिन कोई आदमी वहां नहीं रह सकता जहां उसके राजा का हत्यारा रहता हो। और साथ में ये भी कहता है, मैं सिर्फ अपने आदमियों के लिए इज्जत चाहता हूँ, हमें मरने दिया जाए जैसे हमारे राजा मरे थे। तभी शोगुन कहता है, नाफरमानी के लिए तुम सबको फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन तुम और तुम्हारे आदमियों ने जिस तरह अपने राजा का मान रखा और विश्वासघात का बदला लिया, वह उन सबको सामुराई की मौत देता है। तुम्हें तुम्हारे राजा के पास ही दफनाया जाएगा। अगले दिन ये सब अपने आप को मौत के गले लगाने वाले होते हैं। तभी मास्टर शोगुन एकदम से रुकने को कहते हैं और चिकारा ओइशी के बेटे को आगे बुलाते हैं और ओइशी को कहते हैं, हम हमारे मुल्क को तुम्हारे वंश से महरूम नहीं रखेंगे। तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा और आंखों की सेवा करेगा, जैसे तुमने और तुम्हारे समुराइयों ने की है। इसके बाद ये सब लोग अपने आप को अपनी परंपरा के अनुसार मौत के गले लगा लेते हैं।
आज भी जापानी संस्कृति में सम्मान और वफादारी के सबसे बड़े उदाहरण में इन 47 रोनिन की स्मृति सदियों से चलती आई है, जिन्होंने कर्तव्य और न्याय को मृत्यु से पहले रखा।